उस मॉक टेस्ट में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी था। सेम पैटर्न का एक टेस्ट दिया था एनबीए। and they were not able to write the paper. 2 लोग थे जो उनका नीट का स्कोर कार्ड खो गया था। क्या वो लोग कोर्ट गए? Resources and tips and tricks क्या होने वाली? अगर कुछ पैटर्न चेंज होगा तो उसमें आ जाएगा। आपने बताया कि मतलब ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या प्रोसेस, क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि वेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो एफएमजी का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, रिसोर्सेज कवर किए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो शायद आप मिस कर देते हैं। एंड जो लोग मॉरिशस में एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेस स्टोरी फ्रॉम मॉरिशस। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे, इंस्टा पे पूछते रहते हैं कि उन्हें एफएमजी के लिए कोई रिसोर्सेज लेके आना चाहिए या नहीं ले आना चाहिए अगर वो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स टू दोस। एज वेल एज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके पास कोई और ऑप्शंस है या नहीं है अगर वो बायो की फील्ड से हैं। सो आपको इस वीडियो में उनका जवाब मिलने वाला है, एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चलने वाली हैं जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट, स्पेशली फ्रॉम यूपी, बिहार and from the northern side of India, then this video is going to be very very useful for you as well, because we both are the host and the guest both are from that area. So stay tuned, enjoy the video and take the notes, and I hope this video is going to help you a lot. So let's start the video. Hi everyone, this is Mansi Madeshia, and today we have a very special guest with us. We have Dr. Anukul, who has cleared FMG in the very first attempt. इस बार का 2026 का FMG इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ 12% बच्चे क्लियर कर पाए, and he is among the 12% who have done it. एंड वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट हिम कि ये भी उसी कॉलेज से हैं जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करती हूँ. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मॉरिशस, AMCRC. So this is going to be a very useful video. If you are planning to come to Mauritius, this is a success story for you. So just stay tuned, enjoy the video. Hi Dr. Anukul, how are you? I am fine, Mansi. How are you? मैं भी अच्छी हूँ. First of all, congratulations, Dr. Anukul. Cannot believe कि I saw you in the campus as a senior and now you are a doctor. So बहुत अच्छा लग रहा है देख के. First of all, कि somebody is from the north belt. I am also from UP. You are from Bihar. So we all are from the northern area. So how are you feeling first of all? First of all, thank you so much for your warm wishes. और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना वो भी बहुत डिफिकल्ट पेपर, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. एक यूनिक एक्सपीरियंस था. ओके, सो एफएमजी के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस था, इस बार का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, 12% लोग ही सिलेक्ट हुए. क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि आपने उन लोगों से अलग की जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार? मतलब 88% लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ. तो 2 क्वेश्चन है. और पहले मैं खुद की बात करूंगा कि मैंने क्या किया इस पार्ट पे. तो इस एग्जाम में जो पेपर था, मतलब नॉट दिस वन, जो पास्ट पेपर भी था जनवरी वाला भी, काफ़ी लेंदी पेपर था. मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे. ठीक है, मतलब पूछा क्वेश्चन उन्हें काफ़ी क्रिस्पी था. मतलब जो भी उनको पूछना बस उतना ही पूछा था, बट उन्होंने उसका लैंग्वेज काफ़ी बड़ा रखा, तो कंफ्यूज करने के लिए, और टाइम टेकिंग था. ठीक है, एक तो ये चीज़ है. और जहाँ तक बात है कि दूसरों ने क्या नहीं किया या मैंने क्या किया उस पार्ट पे, तो मोस्टली पेपर कॉन्सेप्चुअल था. ठीक है, तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि बस एक जैसे वन लाइनर करके चले जाएंगे या पास्ट ईयर पेपर पढ़ के चले जाएंगे, जो शॉर्टकट्स जैसे बोलते हैं हम लोग, तो ये एग्जाम अप टू द मार्क वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि आप शॉर्टकट्स लेके पहुंच जा रहे हो और आपका एग्जाम निकल जाएगा. पास्ट पेपर में भी सेम पैटर्न यही था, इस पेपर में भी यही है. मोस्टली आपको, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे नहीं हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किया है, अगर आपने चीज़ों को 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं किया है, एटलीस्ट तो 2 बार तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि मैंने ये पढ़ रखी है. ठीक है, बट वो नहीं होता. बन नहीं मतलब वो पाएगा. क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि अगर जो अभी तक का पैटर्न था जिसके बेसिस पे बच्चे तैयारी करते थे कि वन लाइनर करके चले जाएंगे या जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे वो करके चले जाएंगे तो उनका हो जाएगा, तो उस पे नहीं होगा. आपको यू हैव टू पुट मोर एफर्ट. जो लोग इवन 150 पे भी है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड जरूर किया है. ठीक है, विदाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये चीजें तो पॉसिबल नहीं थी. और बहुत लोग इसमें जो मतलब जिनका नहीं हुआ, वो एक दो जगह और मात खाए, जैसे कि लेंदी पेपर का मैंने बताया. ठीक है, तो इसमें भी ये था कि लोग जज मतलब समझ ही नहीं पाए,
प्रैक्टिस की कमी थी। जैसे कुछ लोग हम लोगों ने पहले से मॉक टेस्ट वगैरह दिया था इसमें, तो हमको पता था कि कैसे करना है उसको। ठीक, वो लॉन्ग क्वेश्चन्स को करने का भी एक शॉर्ट तरीका है कि आपको कुछ-कुछ ट्रिक्स तो लगानी ही हाँ। पड़ेंगी हर जगह, ठीक है? वरना वरना 300 क्वेश्चन जिसके लिए 1-1 मिनट मिलता है, वो इतना ईज़ी होगा नहीं, किसी के लिए भी करना। हुँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम आगे सेगमेंट्स में बात करेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हुँ, ठीक, जैसे कुछ उसमें हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, उसको सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ते हैं और लास्ट तक आते-आते इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं कि भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुँ, पूछ के रखा है उन्होंने, ठीक है? हुँ, तो फिर उस चक्कर में 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। बट ये सब करने के लिए ढेर सारे वहाँ पे वो खुद ही प्रोवाइड करके देते हैं, जैसे हाइलाइटर का एक ऑप्शन होता है। मैंने जो क्वेश्चन बहुत लेंथी था, उसमें मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया था। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हाइलाइटर यूज़ हुँ। भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो कि मतलब छोटी रहती है, तो लोगों को लगता है कि यार इतनी छोटी इमेज कैसे देखेंगे? तो वहाँ पे मैग्नीफायर का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ आपकी लोग कहना जिन्होंने चाहते हैं। पढ़ाई हाँ, हाँ, अगर उन्होंने पढ़ाई करी भी है, तो 2-3 चीज़ें ये प्रैक्टिस नहीं के या अवेयरनेस नहीं है, इसके कारण वो रह जाती है, तो उसमें के कारण टाइम भी उनका वेस्ट होता है। ये सब रीज़न भी था। ग्रेट। तो जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि ये सारी चीज़ें नोट वर्दी हैं एंड ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। आपको काम आएँगी अगर आपने इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखा है तो। अभी बात करते हैं कि आपका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने इसके लिए? 6 महीना, लास्ट के 1 साल, 1.5 साल में करते हैं? लास्ट के 6 महीना वाला पार्ट जो है ना, अब काम नहीं आता है, ओके। क्योंकि पहले ये हो जाता था कि लास्ट के आप 5-6 महीने पढ़ें और उसके बाद हो जाए। जो हमारे टीचर थे, वो लोग भी यही बोलते थे कि पहले अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे कि लास्ट का 6 महीना, 2 महीना या 3 महीना पढ़ के हम कर लें, तो हो जाएगा, बट अब नहीं होगा। अब डिफ़िकल्ट हो गया एग्ज़ाम, लिटरली डिफ़िकल्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं जो पहले एफएमजी में पूछे जाते हैं, बाद में जाके वो आईएनआईसीईटी में आए हैं। हुँ, जैसा हमारे टीचर्स बताते हैं कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे से पूछो तो प्रिपरेशन जो मेरा था, मैंने करीब-करीब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा था। तो थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई करी थी और फिर बाद में मैंने अपनी जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद फिर 6 मंथ बचा था, तो फिर मैंने उसमें कोचिंग करी थी। दिल्ली में मैंने प्रिपरेशन करा था उसका भी। बताना चाहते हैं कि किस जगह से की थी पर्टिकुलरली? दिल्ली में मैंने एएफएमजी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ऑफ़लाइन क्लासेस होती हैं उसकी, ऑनलाइन भी लोग करते हैं, बट मैंने ऑफ़लाइन जॉइन किया था। तो वहाँ पे विकास सर हैं, ओमकार सर हैं और भी सारे टीचर्स हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर रहता है। काफ़ी इन्होंने मुझे मेरी हेल्प करी, मतलब नॉट एज़ अ लाइक कि टीचर, मेंटर, एज़ अ बिग ब्रदर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो काफ़ी हेल्पफुल थे वो लोग। तो मुझे तो काफ़ी काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब मेरा ये था कि मुझे मेरी कोचिंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मेरे लिए वो काफ़ी वर्क किया लास्ट का 6 मंथ। आपका फीस स्ट्रक्चर क्या हो? कोचिंग का आप जानना चाहते हो ना, हाँ। बेसिकली क्या फीस हुँ, स्ट्रक्चर? हुँ। तो अलग-अलग कोचिंग का अलग-अलग फीस स्ट्रक्चर है। कुछ कोचिंग्स 75-80 तक भी चार्ज करती है, कि 40 से 70 के बीच में कोचिंग 40 फीस से रहती 70। है, ऑफलाइन पर अगर मैं रहना करूँ। भी वहीं पड़ता होगा ऑनलाइन तो भी थोड़ी ऑब्वियसली तो रहने-खाने का टोटल मतलब हाँ, इतना पड़ जाता है, 1 लाख के अराउंड तक हो जाता होगा? रहने-खाने का अलग, रहने-खाने का 10,000 10-11,000 के अराउंड हो जाता है। ओके। तो 6 महीने तो आपको रहने हैं, तो आप 40,000 इसको ये कर लो और इधर 40,000, 1 लाख के अराउंड, ऑन एन एवरेज 1 लाख मान के चल ओके। सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी एज़ सच, मतलब क्या स्ट्रैटेजी था, प्लानिंग क्या था? स्ट्रैटेजी मैंने वैसे फ़ॉलो करी थी कि जो मेरे मतलब कोचिंग में सर थे, तो उन्होंने, मतलब एक सर थे, उन्होंने ये बताया था कि जो स्टार्ट कैसे करना है चीज़ों को। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके कोई सीनियर जो पास कर गए हैं, हुँ, जिनसे आपकी अच्छी बनती है, ठीक है? तो आप सबसे पहले टीचर के अलावा एक ऐसे बंदे को चूज़ करो जो कि आपका मेंटर हो। हुँ, ठीक है? जो पास हो चुका हो ऑलरेडी, पास्ट के बैचेज़ में जो पास्ट हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा पास्ट भी नहीं, 1-2 बैच पहले जिसने एग्ज़ाम दिया है, ठीक? और उससे कॉन्स्टेंटली आप बात करो कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो वैसे तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है, अनुराग नाम है उसका, तो मैंने उसको अपना मेंटर बना लिया था। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उससे बातचीत करता था, बाकी कोचिंग वगैरह में भी सर लोगों से बातचीत करता रहता था। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा है कि वो लोग भी गाइड करते हैं कि कैसे करना, क्या नहीं करना। फिर मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ये थी कि जैसे क्लासेस खत्म हुई,
तो सेम डे मैं रिवाइज़ करने की कोशिश करता था, ठीक है? उसके बाद मतलब ये है कि टॉपिक्स को पढ़ के, कॉन्सेप्ट को समझ के फिर क्वेश्चन लगाना है सेम डे पे। ये नहीं कि फिर बैकलॉग के लिए नहीं र छोड़ना होता है, क्योंकि कोचिंग लंबी-लंबी आवर्स की होती है। मान लो कि सुबह 9 बजे से कई बार सुबह 9 से रात के 9 तक भी कोचिंग हो जाती है, ठीक है? 10 घंटे, 12 घंटे, बीच में 1 डेढ़ घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो इतना सारा रिवाइज़ करना डिफ़िकल्ट तो है। टाइम तो लगता है उसमें। बट ये है कि उसको करने के बाद भी आपको हर दिन मिनिमम 50 टू 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं सेम टॉपिक से, ठीक है? ओके। आपको कोई भी आप सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लो, उसपे एक कस्टम मॉड्यूल बना लो, ठीक? वहाँ पे अगर आपने ये सब पहले से ही कर लिया ना, तो लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील नहीं होगा, ठीक है? तो आपको सेम डे पे जो भी पढ़ा उसको उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस कॉन्सेप्ट्स को याद करना है और जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है या वो सब्जेक्ट खत्म होता है, तो लास्ट में अगर थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो मतलब फ्लिप थ्रू जैसे बोलते हैं ना कि एक बार सारे पेज को पलट के एक बार रीड कर लिया। एक तो ये तरीका है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उस सब्जेक्ट के फिर मतलब आप बार-बार उतना रीड तो लगा नहीं पाओगे कि हर एक वीक उसको रीड कर रहे हैं। तो आप फिर उस टाइम पे आप रेट्रोग्रेड कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन लगा लिया और कुछ छूट रहा है तो जो मतलब लग रहा है कि गलत हो रहा है या ये फिर से तुक्के से जा रहा है, तो उसको आप फिर से रीड कर सकते हो। तो ये तरीका था। इन अ समरी पॉइंट्स में मैं ये कहूँगी, सबसे पहले मेंटर जो आपका आपकी कोई सीनियर हो जिनका हो हुँ, चुका है, जैसे मेरे लिए यू आर द सीनियर राइट। जिसका हो चुका है, सो आई विल रीच आउट टू यू। ठीक है, हाँ, फर्स्ट कि अपने मेंटर को रीच आउट करो, हाँ। सेकंड जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। फिर एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है? उस टाइम पे स्ट्रैटेजी ऐसे चेंज हो जाती है कि उस टाइम पे आपको मतलब जैसे नॉर्मल डेज़ में आप कस्टम मॉड्यूल लगा रहे हो क्योंकि आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो वो सब सारे टॉपिक्स को सेलेक्ट करके कस्टम मॉड्यूल बना रहे हो। फिर जब नज़दीक आ जाता है तब आपको पूरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। लाइक पूरा सब्जेक्ट एक उठा लिया, जैसे मान लो अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ फिजियोलॉजी, तो पूरा सब्जेक्ट उठा लिया और ईयर वाइज़ क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करने हैं। इस टाइम पे आपको पीवाईक्यूज़ वगैरह पे डिपेंडेंट होके करना है, कि चलो सिर्फ़ पीवाईक्यू कर रहे हैं, चाहे अगर आप एफएमजी का लगा रहे हो, एफएमजी का लगाओ, नीट पीजी का लगा रहे हो। बट कस्टम मॉड्यूल में क्या होता है, आप सबका लगाते हो एक कस्टम मॉड्यूल में ही। लाइक एफएमजी का भी लगाते हो, नीट पीजी का भी लगाते हो, कुछ लोग आईएनआईसीटी भी लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा नीड नहीं है वो सब की। नीट, एफएमजी और नीट काफ़ी है कस्टम मॉड्यूल्स में। बट लास्ट टाइम पे आके आप लोग मोस्टली पीवाईक्यू, पीवाईटीज़ वगैरह पे रिवाइज़ करते हो। फिर अगर आपने स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट कर रखा है, तो फिर आप फ्लिप थ्रू करते हो, पेजेज़ पलटते हो, एक एक रिवीज़न लगाते हो। क्योंकि बहुत सारा जो भी कोचिंग्स हैं, कोई भी कोचिंग हो, सबका मटेरियल काफ़ी कंसाइज़ है। तो आप एक रीडिंग तो दोबारा दे सकते हो। नॉर्मल टाइम में तो पहला पॉइंट ये है हाँ, कि आप अपना एक मेंटर ढूंढिए, आपका डेली डेली टॉपिक पढ़ के उसको रिवाइज कीजिए और आप अपना क्वेश्चंस लगाना राइट। स्टार्ट कीजिए। 1500 से कितना क्वेश्चन आप हुँ, बोल रहे हैं कि मतलब वो उस हिसाब से आप थोड़ा क्वेश्चन हुँ, लगाइए एंड आप रिवाइज करते रहिए जितना हाँ, हो सके। एंड जब आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है तो आप हुँ। पीवाईटी, पीवाईक्यू और जितना रिवीजन नोट्स हैं जो आपके शॉर्ट हैंड नोट्स आपने बनाए हैं, उसको बैक टू बैक हाँ, रिवाइज करते स्टार्ट। रिसोर्सेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होने वाली है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग सेगमेंट में, मे बी इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून। कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हुई इस बार, मतलब थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज के भी जिनका मतलब समहाउ कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड दे वर नॉट एबल टू राइट द पेपर। क्या हुआ था पूरा सिनेरियो, दैट वाज वेरी मतलब बहुत बात हो रही थी इसके बारे में कॉलेज में भी और हर जगह। क्या हुआ था ऐसा कि वो पेपर नहीं लिख पाए वो लोग? कंट्रोवर्सी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो इवन पेपर फॉर्म भरना भी भूल जाते हैं, ठीक है? मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इतना बिज़ी हो गए कि उनको फॉर्म भरना ही याद नहीं रहा, ठीक है? तो वो लोग फॉर्म भरना भी भूल गए। ऐसे भी लोग हैं, हमारी कॉलेज से ही हैं, ठीक है? तो ये ऐसा भी है बट आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी जो भी देख रहे हैं ना, उनके लिए ये सबसे है कि इम्पोर्टेंट है भाई फॉर्म भरिए। पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। हाँ, पढ़ो बट फॉर्म भरना मत भूलो। इनिशियली 2-4 दिन में ही फॉर्म भर के उस चीज़ से फ्री हो जाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक है? बहुत कुछ लोगों का फॉर्म छूटा है इस चक्कर में इस बार ही। और जो बात जहाँ तक रहेगी कंट्रोवर्सी की, तो कुछ लोग थे, मतलब कुछ लोग नहीं, इनफैक्ट 2 लोग थे जो जिनका ये हुआ था कि मतलब उनका नीट का स्कोर कार्ड खो गया था, ठीक है? तो उन्होंने बहुत सारे कोशिशें भी की, लाइक उन्होंने बहुत सारे जगह पे ट्राई किया। वो लोग ऑफ़िस
ऑफ़िस में गए, एनबीएमई की ऑफ़िस में गए, सॉरी एनटीए की ऑफ़िस में गए, वहाँ पे उन्होंने बात करी बट कुछ हुआ नहीं, फिर उन्होंने कुछ अलग तरीका ट्राई किया, वो लोग कोर्ट गए। देन उनमें से एक एक का ये हुआ कि मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो फिर उसका स्कोर कार्ड मिल गया उनको, राइट? तो उसने फॉर्म भरा और इनफैक्ट उस बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर भी किया, ठीक? Oh, बट that's जो great. दूसरा बंदा था, राइट? हाँ, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। बट सेकंड पर्सन का क्या हुआ कि उसने 2 एग्ज़ाम दिए थे बैक टू बैक। तो कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, उसका निकल भी गया, लाइक उसका स्कोर कार्ड निकला नीट का। बट समहाउ क्या हुआ कि वो पिछले एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड निकला। जिस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड उसको चाहिए था या जिसके थ्रू उसने एडमिशन लिया, उसका नहीं निकला, उससे पिछले एग्ज़ाम का निकल गया। तो उससे उसको फ़ायदा नहीं हुआ, उसने फॉर्म भी भरा, लाइक फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया, इनिशियली फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, बट एट द एंड एडमिट कार्ड ही नहीं आया। मतलब उसने बहुत वेट किया, उसने इवन ईमेल भी किया, बहुत कोशिश की बट नहीं आया वो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने का है कि आपका नीट का स्कोर कार्ड एटलीस्ट सेफ रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, बहुत इम्पोर्टेंट। टू द व्यूअर्स आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि हुआ क्या था कि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे कॉलेज से भी एंड ऑल ओवर भी कि मतलब वो इस बार पेपर नहीं दे पाए। तो ना देने का कारण ये था कि कुछ बच्चे फॉर्म भरना ही भूल गए। तो ये भी होता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि 6 महीने का ही टाइम होता है एंड यू माइट मिस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं पढ़ाई में। तो हो सकता है, अभी ऐसे मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है पर होता है, हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपका नीट का स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का जो स्कोर कार्ड है उसको संभाल के रखिए, उसकी डिजिटल कॉपी, अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है तो अगर आप नए हैं तो उसका डिजिटल कॉपी को सेव करके रखिए, ठीक है। अलग अलग जगह मेल करके रखिए, एज वेल एज उसका जो हार्ड कॉपी है उसको भी प्रॉपर जो उसकी जो मेन शीट होती है मार्कशीट, उसको भी प्रिंट करा के अलग अलग जगह घर पे भी रखिए, यहाँ पर भी लेके आइए, और आप कॉलेज को तो देंगे ही देंगे, तो उसको बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि अगर वो इधर से उधर हो जाता है तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं। 2 गूगल ड्राइव में तो आपको रखना ही चाहिए, हाँ। एटलीस्ट 2 गूगल ड्राइव में रख ही लो, मिस ना हो, क्योंकि डिजिटल कॉपी समहाउ सेव रह सकती है। फ़ोन से डिलीट हो जाए या जो भी हो, ये सीन है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तो। ठीक है, एंड ये इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी ऐसे ही ट्रबल में फंस सकते हैं, और आप जहाँ जो इंपॉर्टेंट टाइम अपना लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिवीजन पे लगाएंगे, वो ये सब के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के टाइम वेस्ट कर देंगे। सो जस्ट बी अवेयर। अभी तो आपने बताया कि मतलब ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या प्रोसेस, क्या स्टेप है कि मतलब आदमी ले सकता है? आपको तो अवेयरनेस होगी क्योंकि वो बच्चे कर रहे थे, तो क्या स्टेप है अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है दुर्घटना तो? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप एनटीए की वेबसाइट पे चेक करो, क्योंकि 1-2 साल का तो वो रखते हैं, लाइक 1-2 साल तक का आपको बैक का आप निकाल सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा जिनका डिलीट हो गया और 1-2 साल पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो आप एक बार एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तो रहता है 1-2 साल का। उसके बाद क्या है, अगर आपका नहीं हो रहा, एक बार एनटीए को मेल करो, फॉर्मल मेल, क्योंकि अगर आप कोर्ट भी जाओगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने मेल करा है, एनटीए के साइड से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है, देन ओनली वो वैलिड कहेंगे। वरना ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कोर्ट जा रहे हो और वो मान लेंगे कि हाँ, तो आपको पहले वो सब करना पड़ेगा। नहीं हो रहा तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन, क्योंकि कोर्ट ही है, वहीं से, क्योंकि एनटी वाले आप डायरेक्ट जाओगे तो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं हमने डिलीट कर दिया, ये है, वो है। बट अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे वो डायरेक्ट करते हैं कि नीड है स्टूडेंट को, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है। तो यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। द पीपल जो मतलब ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि एनटीए की वेबसाइट पे या एनटीए का जो ऑफिशियल मेल है, उनको जाके पहले आपको एक प्रूफ मेल चाहिए, उनको मेल करना होगा, वहाँ पे आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू रीच आउट टू सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है, जो भी आपका कंसर्न कोर्ट है, वहाँ पे आपको जाके इसके लिए अपील करनी होगी। एंड 1-2 साल की बात है तो वो उनके पास रहता है, आपको शायद रिवाइव हो सकता है, अगर नहीं है देन सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है कंसर्न कोर्ट, आपका वही एक रास्ता रहता है कि वहीं से जाके आपको कुछ रिलीफ मिल सकती है। सो नाउ कमिंग टू द प्रोसेस एंड सेंटर्स, एक न्यूज़ आ रही थी कि गर्मी बहुत थी एंड अरेंजमेंट्स उतने सही नहीं थे, सेंटर कैसा था? एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था, मैं जेन्युइनली बताऊँगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जून वाले एग्ज़ाम में चूँकि गर्मी रहती है, पीक गर्मी रहती है, और सेंटर ऐसा था, जो मेरा सेंटर था जो स्पेशली, तो उसमें क्या था कि सिर्फ़
उन्होंने 1 बॉटल पानी दिया था, दोनों सेट एग्ज़ाम्स में 1-1 बॉटल पानी प्रोवाइड कराया था और किसी भी रूम में एसी नहीं है, किसी भी रूम में, ठीक है? पूरे सेंटर में सिर्फ़ 2 एसी लगा हुआ है और वो भी सर्वर रूम्स के अंदर, ठीक है? कि और बच्चे फेंट हो रहे हैं, चूँकि पीक समर्स का टाइम है, बच्चे फेंट हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन। बहुत सारे रूम में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। ये सब प्रॉब्लम्स थी। मेरा खुद का ऐसा हुआ कि पार्ट 1 में तो मुझे एटलीस्ट पंखे के नीचे की सीट मिल गई। पार्ट 2 में जब मोर डिफ़िकल्ट पेपर होता है जहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसमें इतना पसीना आ रहा है, मतलब पसीना आँखों से निकल के आ रहा है ऐसे करके, तो बहुत इरिटेटिंग हो गया था। मुझे लगता है कि कुछ नंबर वो आपको वैसा सिचुएशन भी आपको चाहेगा, मतलब चैलेंजिंग हो जाता डिफ़िकल्ट है हो जाता है थोड़ा-सा, वैसे सिचुएशन में। चैलेंजिंग हो हाँ, जाता बहुत है। चैलेंजिंग हो जाता है। सो मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत इस चीज़ पे तो काम करना ही चाहिए। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है वो जब आप मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब व्हाट यू वांट टू टेल पीपल कि जो स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हाइड्रेट होके जाओ या और क्या टिप्स देना चाहते हैं उनको ताकि उनको थोड़ा-सा रिलीफ मिले? नहीं, नहीं, आप हार्श कंडीशन के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर होके होके जाओ, जाइए। राइट? हाँ, ये जो राइट, मेंटली एक्चुअली प्रिपेयर होके जाना सर चाहिए ने आई थिंक। जैसे कोचिंग में से हुँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं, सर हमारे फिज़िकली भी प्रिपेयर करवा देते थे। एएफएमजी में मेरे एक विकास सर है, वो डायरेक्टर है, उनका कहना था कि भाई लास्ट 15 दिन में ना, जितना भी ये एक्सेस जो तुम यूज़ कर रहे हो एसी और ये सब तुम छोड़ के पढ़ो। लाइक वो ऐसे बोलते थे कि मॉर्निंग में जितने बजे एग्ज़ाम होता है उतने बजे उठो, ट्राई करो कि बिना पंखे के बैठो कुछ दिन, उतने टाइम बैठो जितने टाइम तुमको एग्ज़ाम देना है। तो ये सब एक तरीका है जो मतलब मुझे तो फ़ायदा हुआ, मैंने करा था। एटलीस्ट मैंने लास्ट के 10 दिन ये सब मैंने ट्राई करा था। बट फिर भी आप कुछ भी हो उतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में जाते हो जब बहुत अनसर्टेनिटी होती है तो डिफ़िकल्ट तो होता है। बट थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर होके जाओ इस चीज़ के लिए। आप ये मत सोचो कि काफ़ी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा वहाँ पे जाके। एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होके जाइए एंड हाँ, बी अवेयर कि ऐसी हाँ। चीज़ हो सकती है एंड देन यू विल बी मच एट रिलीफ। अच्छा, ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशंस में डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होते हैं? क्या च वेरीफ़ाई होता है? क्या ये मैं स्पेसिफिकली और जानना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे आपका हाँ। ड्यूरेशन ऑफ स्टे वगैरह भी वेरीफ़ाई होता होगा पासपोर्ट के फॉर्म में, तो क्या वो सब सारी चीज़ें हैं? इस एग्ज़ाम्स में जो हमारा पेपर था, उसमें इन्होंने पहली बार एडमिशन लेटर को इंक्लूड किया था। इससे पहले वो एडमिशन लेटर नहीं माँगते थे, ठीक है? तो वो इन्होंने पहली बार ये किया था। तो जो भी लोग हैं उन जो अभी अगला एग्ज़ाम देंगे, उनको दिमाग में ये पहले ही क्लियर हो जाना है। अपने कॉलेज से उस कंट्री को छोड़ने से पहले अपने कॉलेज से एडमिशन लेटर ले ही लेना है। ये एडमिशन लेटर वाज़ बहुत लोगों का नहीं हुआ। ऑफर लेटर जो था या अलग है हाँ कोई चीज़? जी। हाँ, ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर, हाँ जी। तो वो आपको लेके ले लेना है मतलब पहले ही। ये नहीं कि आप फिर यहाँ आ गए अगर इन केस कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा फिर तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो जो भी लोग हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एडमिशन लेटर ले लेना है। फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट लगा था तो उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, एक थंब इम्प्रेशन डालना होता है। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड, राइट? और जिनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफ़िकेट है वो और कॉलेज का एपोस्टाइल एलिजिबिलिटी वाला सर्टिफिकेट सर्टिफ़िकेट, वो एलिजिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट क्या है? अ, एलिजिबिलिटी सर्टिफ़िकेट ये होता है कि जो लोग 2018 से पहले फ़ॉरेन में पढ़ने गए थे ना, तो उनको एनएमसी एक एलिजिबिलिटी ओके, ओके, सर्टिफ़िकेट इश्यू करके देती थी। तो ये ओके। सिर्फ़ उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए फिर नीट का क्वालीफाइंग या स्कोर कार्ड जो भी होता है, वो है। और अपने फिर कॉलेज से एपोस्टाइल सर्टिफ़िकेट, एपोस्टाइल होना ज़रूरी है, अगर एपोस्टाइल नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अपोस्टाइल सब क्या चीज़ें चीज़? ध्यान में रखनी है कि एपोस्टाइल होता है कि जो वहाँ की कंट्री है ना तो वो मतलब वहाँ पे वो उसको स्टैम्प वगैरह करके देते हैं, हुँ, ठीक है? या तो इंडियन एम्बेसी करके देगी या तो वहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री करके देगा। ऐसे ही 2-3 एजेंसीज़ हैं जो करके देती हैं। तो वो चीज़ें आपको आपका कॉलेज करवा के देगा और मॉरिशस में तो हमारा कॉलेज करवा के देता है हमको और बाकी अनदर कंट्रीज़ में जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने बताया कि हमको खुद जाके करवाना पड़ता है। तो ये सब मेक श्योर करना है कि एपोस्टाइल होना चाहिए। तो कोई वो बाद में स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो जाता है पेपर, एंड लगता अगर है मान लीजिए कि किसी का सक्सेसफुल। आता है कि मतलब तुम्हारा कुछ कम है, डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ में कमी आ रही है, तो फिर उसके हुँ, लिए फिर दोबारा से हुँ। होता है कि अब आप वो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ। हो सकता है वो कि आपको करेक्शन मेल आ जाएगा
अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो मेल आ जाता है कि आपका ये पेपर रिजेक्ट हुआ है, तो आपको री-अपलोड करना पड़ता है। जैसे मेरी बैच में एक बंदा था, तो उसका पहले अपोस्टाइल नहीं आया था इनिशियली, जैसे कि ये रिज़ल्ट के जस्ट बाद नॉर्मल जो भी यूनिवर्सिटी इश्यू करती है वो आ जाता है। अपोस्टाइल फिर कॉलेज करवा के हमारे इधर भेजते हैं, तो अपने कॉलेज का ये है। तो उस बंदे का थोड़ा-सा डिले हो गया था, तो उसने नॉर्मल अपलोड कर दिया था इनिशियली, तो वो रिजेक्ट हो गया था। तो फिर उसको दोबारा से मौका मिला, तो फिर उसने अपलोड किया, फिर उसका एडमिट कार्ड भी आया, उसने एग्ज़ाम भी दिया। अब कोचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब सेंटर पे लोग जाते हैं तो थोड़ा-सा एक इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आए हैं पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। थोड़ा-सा देख के थोड़ा डिप्रेसिंग फ़ील होता है कि कहीं मेरे अंदर कुछ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि यार मैं थोड़ा कहीं पीछे लैग कर रहा हूँ, थोड़ा फोमो टाइप का फीलिंग होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाउ डू यू वांट टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग एंड व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल जो थोड़ा-सा डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं ये सारा सिनेरियो देख के? क्योंकि दिस विल अफेक्ट योर एग्ज़ाम्स हाँ, एंड हाँ, रिजल्ट्स। फोमो वाली बात जो थी, इसमें जैसे कि मैंने मेंटर का रोल बताया था कि आपका कोई, तो वैसे मेरा जो फ्रेंड मेरा मेंटर था, उसने मुझे पहले ही बता दी थी कि अगर तुम कहीं भी जा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ढेर सारा आंसर करेंगे, ठीक है? बहुत बताएँगे उनको, तो तुमको कई बार लगेगा कि अरे! मेरा नॉलेज इनके लेवल पे नहीं है, तो मेरा नहीं होगा। ऐसा लोग कई बार डिप्रेस होता है। मुझे खुद कई बार लगता था कि यार इनको तो इतना नॉलेज है, इनका होगा नहीं होगा। बट मैं जब फिर एग्ज़ाम के बाद दोबारा गया तो वो लोग अनफॉर्च्यूनेटली उनका नहीं भी हुआ, वैसे लोग भी मिले उसमें। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, इस एग्ज़ाम में बस ये है कि मैं हूँ, मेरा हो जाएगा। ये अपने पे फ़ोकस पॉज़िटिविटी करके लेके पेपर चलनी देना है। पड़ेगी हमें। हाँ, मतलब अपना ये है कि मैं हूँ, मेरा हो जाएगा, ये पॉज़िटिव। पॉज़िटिविटी हमेशा रखनी है। और ऐसे जो लोग आंसर करते हैं, अच्छी बात है, आप भी कर सकते हो आंसर, बट ये उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कहीं पे भी कि यार ये सिर्फ़ इनका ही होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि उस वो आपका रैंक लेके चले जाएँगे, ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें कि इस सब चीज़ को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो अगर आप हाँ, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे कॉम्पिटिटिव हैं तो नहीं है, आपको मेन क्वालीफाई बात वो करना है। है जस्ट फोकस कि ऑन योर ओन ट्रैक, दैट्स इट। सो हाँ। ओके। सो इन जनरल आपने अपने अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि ये बंदे नहीं सही से कर रहे हैं, या आपको नहीं लगा कि इनका तरीका सही था? तो एक ग्रुप था जिसका मतलब मेरे कोचिंग का नहीं है बट मैं जानता हूँ उस ग्रुप को। तो वो लोग स्टार्टिंग से क्या करते थे कि उनको किसी ने कह दिया कि स्टार्टिंग से रेट्रोग्रेड पढ़ो। लाइक कॉन्सेप्ट वगैरह दोबारा रीडिंग इस सब से मतलब नहीं है, जितना क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, ठीक है? ऐसा एक ग्रुप था और उस ग्रुप में 3-4 लोग थे। तो उन सब से मेरी कभी बात भी हुई थी, तो उनका कहना था कि हम तो बस रेट्रोग्रेड पढ़ते हैं, क्लासेस के बाद रूम पे चले गए, अब वहाँ पे मतलब ढेर सारे क्वेश्चन्स लगा लिए, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिर नोट्स में जाके पढ़ते हैं कि अच्छा ये छूट गया तो क्यों गलत हुआ। तो मतलब उनमें मेजॉरिटी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उस ग्रुप में सिर्फ़ एक बंदे का सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगा कि शायद ये तरीका गलत है, मतलब मुझे कोचिंग के टाइम पे भी लगता था कि ये तरीका गलत है क्योंकि मेजर चीज़ें जो चीज़ मुझे रिवाइज़ करने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है, वो लोग 100 क्वेश्चन में जितना टाइम लगता था वो और थोड़ा टाइम करके उनका हो जाता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये तरीका गलत है और समहाउ वो प्रूव भी हो गया लास्ट में जाके कि ऐसे-ऐसे नहीं चलता। इवन मैंने अपने सर से भी बात की करी, तो उनका भी यही कहना था कि आप बीमारी देख के फिर वापस सिम्पटम देखने थोड़ी जाओगे। आपको सिम्पटम देख के बीमारी बतानी है ना। तो उस तरीके का अप्रोच शायद काम नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये अप्रोच काम नहीं आएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो ही आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो सिर्फ कहने का मतलब है कि क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके। सो नाउ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनको कोचिंग खुद से कर लेंगे, कोचिंग नहीं जाने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट कि मतलब व्हाट व्हिच वन इज़ बेनिफिशियल? डू यू थिंक दिस थिंग वर्क्स इन टुडेज़ डेट? कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर ज़रूर देता है कि आपको कब क्या पढ़ना है, राइट? वो चीज़ जो खुद बोलते हैं कि मतलब मैं खुद से कर लूँगा वैसे, तो वो मैं उनको सिर्फ़ सजेस्ट कर सकता हूँ जिनका मतलब घर पे पढ़ाई हो जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वग़ैरह नहीं होता घर पे। जैसे कि घर पे फ्रेंड्स ही हैं, कहीं इधर चले गए, उधर चले गए या कुछ काम में बिज़ी हो गए। तो मेरे साथ तो ऐसा था, तो फिर मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे फ़ायदा कोचिंग से हुआ। मुझे पता था कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे करना है। बाकी जिनको अगर लगता है जिन्होंने
पढ़ाई कर रखी है पहले से और जिनको लगता है कि मुझे घर पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा, तो वो कर सकते हैं और लोगों ने किया भी है। मेरी बैच में लोगों ने किया भी है और उनका हुआ भी है, तो वो भी तरीका है, बट उसमें भी आपको एक्टिव डिसिप्लिन रहना चाहिए, पड़ेगा कि डिसिप्लिन चाहिए। ये चीज़ अगर आपके पास डिसिप्लिन है, राइट, अगर आप सेग्रीगेट राइट, कर सकते हैं खुद को, देन इट्स गुड, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू कोचिंग्स। नहीं होगी आगे। अच्छा, इन शॉर्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कई साल से नहीं निकला, क्योंकि दिस नीड्स टू बी समथिंग जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों नहीं निकला, क्या गलती की, ताकि थोड़ा मिथ जो है एमबीबीएस अब्रॉड को लेके या फिर एफएमजी को लेके वो भी कम हो, एज वेल एज बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए कि अगर ये मैं गलती करता हूँ तो मेरे साथ भी हो सकता है। एक तो वही है कि कॉलेज में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होंगे लाइक एकदम जिनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया-नया होगा। लाइक जा रहे हैं बस एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, तो उसी को अचीवमेंट मान रहे हैं कि चलो कॉलेज एग्ज़ाम हो गया तो अचीवमेंट है। तो एक तो सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी ये है कि अगर 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है उसके बाद भी उस बारे में बात नहीं करके डिनायल मोड पे हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ ही लिया है, मुझे तो इसका पता ही है सब कुछ। तो वो फिर उस सब्जेक्ट को सीरियसली भी नहीं लेते। तो ये है, फिर वो बात नहीं करते किसी से जैसे कि अगर आपका कोई मेंटर है या आपके कोई सीनियर है तो इस स्टेज पे अगर आपका 3 बार 4 बार नहीं निकला तो आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आप अकेले इसके बाद नहीं कर सकते हो। तो एक तो सेल्फ एनालिसिस है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है? उसके बाद हेल्प सीक करो, चाहे अगर आप किसी में कोचिंग में जाना चाहो वहाँ पे जाके या कोई भी सीनियर हो, किसी से भी आप हेल्प लो। जानो कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, उस पे वर्क करना और ये डिनायल मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा कि अरे ये सब्जेक्ट तो मेरा पता ही है मुझे, ये तो मेरे लिए ईज़ी है। तो इस मोड से बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कॉलेज में के टाइम पे ऑप्स गायनी अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है? मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स भी आए थे। तो अगर मैं ये डिनायल मोड में रहता कि चलो ये तो मैंने कर ही रखा है, मैं क्लास स्किप कर देता और ये वो, तो नहीं होता। क्योंकि जब मैंने क्लासेस करी, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह करा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसमें भी थी जो बहुत नई थी, ठीक है? और जो एफएमजी कॉन्सेप्ट पूछता है वो काफ़ी अलग तरीके का है। तो इसलिए आपको हेल्प तो सीक करनी ही पड़ेगी, आपको सीखना ही पड़ेगा। उनके लिए यही है कि लोगों से बात करो, अपने प्रॉब्लम्स को देखो, डिनायल मोड से बाहर आ जाओ। या इवन मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे भी एक बंदा था, जिसने 2023 में ही अपना एफ एमबीबीएस खत्म किया हुआ है। मैं उससे एक दिन मेस में मिला देन ही इज़ सेइंग कि अगर मैं चाहूँ तो 3 महीने में एग्ज़ाम निकाल लो। व्हाई यू आर स्टिल हियर? हाँ। अगर आप 3 महीने में निकाल सकते हो, तो आप स्टिल यहाँ पे क्यों? तो मैं तो बस वैसे ही कर लेता हूँ, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। क्यों चले जाता है? यही डिनायल मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहा वो। Now, coming to the most important segment that everybody was waiting for, which it is resource and recommendation, tips and tricks. एएफएमजी दिल्ली में मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी। तो मेरा रिसोर्स कंप्लीटली होल एंड फुल जो भी वर्कबुक्स होता था वो, जो उनका टेस्ट एंड डिस्कशन का सेशन था वो, तो ये सब मैं स्किप नहीं करता था। मैं यही सब मेरा मेजर सोर्स था और मुझे एक आधे सब्जेक्ट में जिसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने यूट्यूब से या फिर मतलब मोस्टली मुझे एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई थी, वो था पैथो जो मेरा समहाउ किसी कारण से मिस हो गया था। तो मैंने प्रीति शर्मा मैम हैं, उनका एलआरआर देखा था। बस एक यही मैंने बाहर से करा था। बाकी मुझे लगता है कि उसकी भी नीड नहीं थी बट समहाउ वो स्किप हो गया था तो मैंने टाइम बचाने के लिए वो कर लिया। तो इसमें एक मेरा बस सजेशन है कि अगर आप कहीं भी अगर कोचिंग भी कर रहे हो, अगर आपको मतलब 1-2 क्लासेस तक भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो हाई टाइम है कि आप उसको वहीं पे रहने दो और आप कोई और रिसोर्स पकड़ लो, सिर्फ़ उस चीज़ के लिए। आप हर चीज़ के लिए करोगे तो फिर आप लेज़ी हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार चलो बाद में ही कर लेंगे, ईज़ी है, फिर आप क्लासेस वगैरह स्किप कर दोगे। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको बहुत करने के बाद भी वहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप सडन एकदम मन बना लो कि मैं चेंज करूँगा इसको और सेम टाइम में इसको फिनिश भी करूँगा। वरना फिर वो रखा रह जाता है, फिर वो पीछे ही चला जाता है, वो सब्जेक्ट ही छूट जाता है एग्ज़ाम तक। तो ये नहीं करना है, वहीं पे उसको छोड़ के और तुरंत कोई और रिसोर्स पकड़ के उसको कंप्लीट कर लें। अदर देन दैट कोई और रिसोर्स है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, मैंने मैरो का क्वेश्चन बैंक लिया था मतलब सजेशन मुझे सर ने दिया था कि क्वेश्चन बैंक एक एक तो कोई भी आप ले सकते हो। तो मैंने एक मैरो का क्वेश्चन बैंक लिया था। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ना एग्ज़ाम को समझ लेना है।
कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम देने में। एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे मैं बैठा हूँ, तो मुझे इतना टाइम लगेगा या जैसे जैसे मैं मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उठ जाऊँ, उस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग रात भर पढ़ते रह जाते हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले-पहले और अगली सुबह फिर वो उनको लगता है कि मुझे नींद आ रही है। तो So you don't ऐसे ही have to हमारे सर एक exhaust your स्टोरी सुनाना चाहते neurotransmitters. हैं। You don't have to exhaust your हाँ, neurotransmitters and you have to be a राइट। proper. लास्ट आप हाँ। एनर्जी होनी चाहिए, थके नहीं होने चाहिए एग्जाम के दौरान, आधा दिमाग तभी राइट, काम राइट। करना बंद आपका कर देगा। आपका माइंड वर्क करेगा तभी आप लेंथी क्वेश्चन भी जो कि प्रोसेस कर बस पाएंगे। लेंथी लगता है रहेगा तो वो भी सिंपल ही है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि आप आखिरी के 10-15 दिन अपने आप को ट्यून कर लो एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक? और फिर आप कोशिश करो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का, जैसे कि लास्ट के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ढेर सारा मॉक टेस्ट दे देते हैं। 7 टेस्ट, 8 टेस्ट ऐसा, ऐसे नीड नहीं है। मैंने खुद ने 3 मॉक टेस्ट दिया था और एक सीबीटी होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो हमारे कोचिंग वाले कंडक्ट करवाते हैं। तो वो मैंने मैंने वो एक दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप वो देते हो सीबीटी किसी भी कोचिंग का या कहीं का भी दोगे तो आपको एग्ज़ैक्ट एक्चुअल फॉर्मेट दिख जाएगा। जैसे कॉर्नर में आपको हाइलाइटर मिलेगा, फिर एक मैग्नीफायर का ऑप्शन रहता है, कैलकुलेटर रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे कि में आप बस ये बोल नहीं रहे थे कि कि गए और इसके बारे में सॉरी टू कट यू, आप बोल रहे थे कि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो व्हाट इन शॉर्ट यू वांट टू टेल अबाउट दिस? लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है इसके बारे में कि हाइलाइटर भी ऑप्शन है, कैलकुलेटर भी ऑप्शन है। तो ये आप कह रहे राइट, हैं कि जब आप ऐसा मॉक राइट, टेस्ट देंगे जाके तो आपको फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, हुँ, सो दैट अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल। तो उसमें जो टूल्स होते हैं, हाँ, आपको इसके बारे में अवेयरनेस होगी तो आप ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें ना एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि जैसे ये अभी जो एफएमजी हुआ है ना, इससे पहले एक मतलब सेम पैटर्न का एक टेस्ट दिया था एनबीएमई ने, राइट? उन्होंने एक लाइक जैसे गेस पेपर हम लोग बोलते हैं ना, उसी टाइप का कुछ एक मॉक टेस्ट उन्होंने डाला था। और उस मॉक टेस्ट में जैसे बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज़ थे कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया और ये वो। उस मॉक टेस्ट में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी था। तो ओ अगर आपको टाइम मिले तो वो एग्ज़ाम से पहले का मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना। अगर कुछ पैटर्न चेंज होगा तो उसमें आ जाएगा, जैसे कि अभी हुआ था। तो उस मॉक टेस्ट में वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है? कुछ जो टेक दिस स्टूडेंट्स ने नोट्स। जिन्होंने दिया है उनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ध्यान देना है कि एनबीएमए की वेबसाइट को चेक करते रहना है, एफएमजी वाली वेबसाइट को और अगर कोई मॉक टेस्ट आता है तो थोड़ा-सा टाइम देके उसको एक बार देख लेना ये है, ऑफिशियल कुछ वेबसाइट पे चेंज आया था है मॉक या टेस्ट? एनबीएमई के राइट, वेबसाइट पे मॉक टेस्ट आते हैं और वो आपको देखते रहना है, वेबसाइट को फॉलो करते रहना है कि कोई इनिशियल कोई अर्ली अपडेट है जो आया है वहाँ पे, ठीक है? अगर कोई नया चेंज आने वाला है पैटर्न में तो वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जैसा कि डॉक्टर अनुकूल कह रहे हैं कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आए थे, तो जिन लोगों ने शायद ये चीज़ देखी होगी वो उस चीज़ को कवर कर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं देखी तो मे बी उनको उनके लिए सरप्राइज होगा। तो आप उस वेबसाइट पे NBME पे जाके यू कैन जस्ट सी व्हाट इज़ द अपडेट एंड गिव द मॉक टेस्ट दैट विल कवर यू विद लॉट ऑफ थिंग्स एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम सरप्राइजेस। सो नाउ स्टार्टिंग अनदर सेगमेंट में मॉरिशस में, व्हाई डू यू चूज मॉरिशस? यूनिक क्या लगा कि क्या बेहतरीन था यहाँ पे, इसको चूज करने का एडवांटेज क्या लगा? तो अपने कॉलेज को चूज़ करने का एडवांटेज तो सबसे मेन ये है कि टीचर्स सारे इंडियन हैं अपने यहाँ और मॉरिशस में। पैटर्न हम्म एग्ज़ैक्टली इंडिया के जैसा पैटर्न। हम्म यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सरप्राइज़ नहीं है कि ये चीज़ें इंडिया में नहीं पढ़ाई जाती और यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई जा 19 रही हैं। सब्जेक्ट्स, तो एक तो पैटर्न था राइट 19 का 19 सब्जेक्ट कोई एग्ज़ैक्टली फालतू सेम है। सब्जेक्ट नहीं है। सारी बुक्स वगैरह भी हाँ, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक तो मेन रीज़न यही था और सारे अपने टीचर सारे इंडिया से ही हैं। तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर था कि कुछ नए लोग एकदम सडनली नए लोग नहीं लग रहे थे। तो सबसे यूनिक तो ये था मेरे लिए। ये एमबीबीएस अब्रॉड के हिसाब से बात कर लेता हूँ नॉट स्पेसिफिक कि मॉरिशस और ऐसे। एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप सोच रहे हो तो आप 2 कंडीशन में ही सोचना। एक तो पहला कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, राइट? क्योंकि फीस थोड़ा हायर साइड पे है। दूसरा कि आपको एकदम डॉक्टर ही बनना है लाइक आप ये ऐसा है कि आप प्रोफ़ेशन चेंज नहीं कर सकते हो, आपका स्टार्टिंग से ही है, आपका एम्बिशन ही है,
तो ही आप चूज़ करना एमबीबीएस अब्रॉड और उसमें मुझे लगता है सबसे बेटर डेस्टिनेशन मेरे हिसाब से तो मॉरिशस ही है, राइट? हुँ, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है प्रो इंडिया मॉरिशस में। कंट्री है। एटमॉस्फेयर प्रो इंडिया राइट, कंट्री थोड़ी इंडिया के हिसाब एटमॉस्फेयर से ही अच्छा चलती है। है। ड्रॉप्स कितने लिए थे आपने? मैंने एक एग्ज़ाम दिया था ये 12th के साथ ही दिया था मैंने एक एग्ज़ाम और उसमें मतलब मेरा मन तो था कि उस टाइम ही चला जाऊँ कहीं पे बट फिर मैंने एक ड्रॉप लिया था। तो एक ही ड्रॉप लिया मैंने बेसिकली हुँ, और मॉरिशस का ऐसा था कि मेरा रसिया, यूक्रेन या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन था ही नहीं स्टार्टिंग से ही। तो ये सब कंट्रीज़ मेरे लिस्ट में थी ही नहीं, मैं कभी भी सोचता नहीं था इनको जाने का। तो मेरी लिस्ट में बेसिकली 2-3 कंट्रीज़ ही थी, जैसे एक तो बांग्लादेश और एक नेपाल और एक मॉरिशस। तो बट इसमें बाकी यही था जगहों कि पे क्या है कि हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ है ये सारी। मॉरिशस का एक ये भी एडवांटेज है कि राइट, हिंदी राइट। स्पीकिंग कंट्रीज़ है। सो इट्स नॉट डिफरेंट इन कल्चर, एटमॉस्फेयर और लैंग्वेज। ये तीनों चीज़ों में आप लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर हैं। एक क्लैरिटी कैसे आई थी कि मतलब 2 बार के बाद मतलब उस समय जब आप एडमिशन ले रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कई बार ड्रॉप्स लेते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत 1-2 बार ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, एक ही बार ड्रॉप ले रहे हैं, पर उस समय ये नहीं था। कई बार ड्रॉप लेके फिर बाहर जाते थे। आपने कैसे इतनी जल्दी डिसाइड किया कि मेरे को बाहर जाना है? मैंने पहले से ही सोच रखा था, देखो कोई भी स्टूडेंट होता है ना, उसको खुद पता होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसको पता होता है कि वो कितना करेगा तो इसका एग्ज़ाम निकल सकता है और ये वो। तो मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा एक तो टाइम वेस्ट ही होगा, जितना भी आप ड्रॉप लेते रहो। अब अगर आप 1 बार 2 बार में उस लेवल तक नहीं पहुँच रहे हो और आप उसके बाद भी ड्रॉप ले रहे हो ढेर सारा ना, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस चीज़ में काफ़ी क्लियर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को एक ना सर्टेन लिमिट सेट कर लेनी चाहिए खुद में ही, कि इतने साल में अगर मैं इतना मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे और ड्रॉप्स नहीं लेना है। हुँ, ये एक मेरा मेरा स्टार्टिंग से एक क्लियर ऑफ माइंड था कि मैं सेकंड ड्रॉप के बाद कुछ भी नहीं ड्रॉप लेने वाला। अगर मुझे एमबीबीएस करना होगा, तो मैं कहीं से कर लूँगा, बट इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं लूँगा। अब 7 5 ड्रॉप 7 ड्रॉप कोई इसका मतलब तो नहीं है। बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि ये बस आपके लाइफ के ना वो सालों को कम करता जाएगा, ठीक है? अगर आप 5-7 ड्रॉप के बाद मेडिसिन में आ भी रहे हैं, तो आप इस फील्ड में लास्ट तक जाते-जाते कितना एज वेस्ट कर देंगे अपना, हुँ, ये भी है ना? पर फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि राइट। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि डिसीज़न लेने वाली बात होती है ना, क्योंकि 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब जिसके पास जितना भी है, कुछ लोगों के लिए 30-40 ही बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए 50-60 बहुत बड़ी बात है। तो मतलब डिसीज़न लेना पड़ता है, इसलिए लोग फँसे रहते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपने डिसीज़न ले लिया, तो आप सही समय पे आ गए और सही समय, सही उम्र पे आपने कंप्लीट कर लिया। तो नाउ व्हाट यू वांट टू से टू द पेरेंट्स, बिकॉज़ ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे आता है। लाइक लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी सेइंग कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। स्पेशली लड़कियों के साइड से आता है कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं एंड मतलब या तो किसी डर की वजह से बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनको श्योरिटी नहीं है कि जगह कैसी है, सही है कि नहीं है, पता नहीं स्कैम है कि क्या है। और कुछ लोग पैसा होता भी है कैपिटल पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं और बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं इसके चक्कर में कि बहुत बुरा हालत हो जाता है। आई डोंट वांट टू टेक द वर्ड, बट वो उस हद तक भी पहुंच जाते हैं। तो व्हाट यू वांट टू से टू दोस पेरेंट्स, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए तो डिसीजन लेने हम आना लोग क्या चाहिए। एडवाइस कर सकते हैं, बट बात ये है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी सेफ है। जैसे मॉरिशस अगर भी अब मैं वन ऑफ सिर्फ दोज है। मॉरिशस का ही ले लूँ हम्म, राइट, मॉरिशस का ही ले लूँ तो काफ़ी रिलेटिव इंडिया से रिलेटिवली काफ़ी सेफर प्लेसेस है। रशिया भी काफी मैं ये सही नहीं कह है। रहा कि जो इंडिया सेफ नहीं है, बट 50 की रेंज में इंडिया से मॉरिशस रिलेटिवली काफी सेफ ज़्यादा है, बेटर जॉर्जिया भी सेफ है एंड राइट, अगर आप बजट आपका कम है तो रशिया काफी सेफ है। रशिया में ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकुलर राइट। कंट्री है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है रशिया में। तो आई डोंट नो कि स्टूडेंट देखिए, आप मुझे तो यही है पेरेंट्स कि के लिए ये है कि फंसाए ना रखे अपने बच्चे को। डिसीजन लीजिए, जो भी कराइए राइट, लेकिन डिसीजन लीजिए, हाँ। उसमें मत फंसा के रखिए। तो पेरेंट्स को ना थोड़ा-सा भरोसा तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट्स भरोसा नहीं दिखाएँगे तो फिर बच्चे फिर सफ़र करते ही रहेंगे। अब आप सारा पैसा बैंक में रख के भी क्या ही करोगे? अगर आपके बच्चे ही कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे, उनको सफ़र करना पड़ेगा तो एज वेल एज कि बच्चों का थोड़ा बात सुनिए बैठ के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मुझे रीच आउट करके इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि मतलब दीदी पेरेंट्स हैं नहीं मान रहे हैं एंड फिर से हुँ, बोल हुँ। रहे हैं ड्रॉप ले लो। तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम दैट फेज नाउ
तो मैं इस चीज़ से तो ओवरकम कर चुकी हूँ, पर उन लोगों को फँसा हुआ देखती हूँ तो फिर जब वो ये लास्ट में बोलते हैं कि अब मेरे को फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा या मैं फिर से ड्रॉप लेने के बारे में सोच रही हूँ, मुझे तो लगता है कि भाई ये लोग फिर से अब अपना गला जो है ओखली में डाल रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है 1 साल इनका फिर से जाने वाला ही है। रिजल्ट तो आपको देने से पहले ही पता चल जाता है ना एग्ज़ाम के। सो नाउ वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। सब चीज़ें कवर कर ली जो भी पूछना था अनुकूल से आए, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड आउट यू कैन ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली हम दोनों ही, आई एम फ्रॉम यूपी, फ्रॉम बिहार, वी बोथ कम फ्रॉम नॉट द मेन सिटीज ऑफ दोज प्लेसेस बट फ्रॉम द रिमोट एरियाज। तो ऐसे जगह से हम लोग आते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब आप नहीं नोटिस करेंगे अगर आप स्कूल जा रहे होंगे या अगर आप ऑफिस जा रहे होंगे, लेकिन जब आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं ना तो आपको वो क्राउड दिखता है जो आपके साथ ऑटो में बैठ के, टैक्सी में बैठ के, ठीक है, वैन में बैठ के और कोचिंग के लिए जा रहा होता है, जो शहर में होती है 50 किलोमीटर दूर वहाँ से। तो वो बच्चे डेली, वो जो बच्चे जा रहे होते हैं ना, जो किसी एलन या आकाश की कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो किसी शहर के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली टीचर्स चला रहे होते हैं, उसमें रिपीटर्स की बैच पढ़ रहे होते हैं जो 3-4 साल से रिपीट कर रहे होते हैं। वो बच्चे, उनमें से कुछ क्राउड ऐसा होता है जिनके पास कैपिटल है, जिनके परिवार के पास लगाने का, बट डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, और उनमें से क्राउड ऐसा होता है जिनके पास कैपिटल नहीं है, तो उनके 3-4 साल लग रहे हैं एंड दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन। इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न क्योंकि उनका टाइम, एनर्जी, पैसा दोनों लग रहा है। सो बिकॉज एक पॉइंट के बाद अगर आपके पेरेंट्स बहुत ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ठीक है, तो अगर एक पॉइंट के बाद 3-4 साल के बाद आप उनका फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठा रहे हैं तो आप उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। देखो, अगर बात ड्रॉप लेने की है तो मैं, कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, मेरा सजेशन सबके लिए यही है, अगर आप एक सर्टेन कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ये बहुत बहुत सेंसिबल बात है। आप 5 ड्रॉप 7 ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आप इसमें आओगे तो आप अच्छी जगह नहीं पहुंचोगे, ये काफी क्लियर है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद भी, तो ये फील्ड जो बायो से रिलेटेड फील्ड है, ये काफ़ी वास्ट है। अभी तो नए-नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, इसमें ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एमबीबीएस करके ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? अब तो एमबीबीएस लेवल पे भी इतना कॉम्पिटिशन है, पता ही है सबको। उसके बाद सेफ्टी का कंसर्न है, ये वो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप, ऐसा है कि आप और भी कोर्स कर सकते हो उस फील्ड में। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने को चाह रहे हैं, तो आप कुछ अल्टरनेट देख लो, राइट? जैसे बीएचएमएस है, बीएएमएस है, वेटनरी साइंस हो गया, बायोटेक वाल में भी अच्छा फील्ड है। एक नया कोर्स है जिसमें ड्रेसर प्लस एनेस्थीसिया कंबाइन करके एक कोर्स आता है, वो भी है। बहुत सारा कोर्स है इसमें, ढेर सारा कोर्स है, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो कोर्स करोगे तो आपका रेलेवेंस कम जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आप मेहनत करोगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे निकल जाओगे, ठीक है? आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है, जो कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर सकते हैं वो चीज़, राइट? मतलब बस वो थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। उनको और बच्चों इस से पे बात वी आर करने कमिंग की अप विद अ ज़रूरत है, वीडियो उनको ऑल्सो कि मतलब प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा 3-4 साल निकल गया केवल लूप में फँसे-फँसे। दे वेरी मच नीड एंड वी आर कमिंग अप विद दिस। सो एंड एक अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन था जो आपने बताया है, एंड आई थिंक आई हैव टू कम अप विद अ वेरी डेडिकेटेड वीडियो। मैंने इसके बारे में सोचा भी था ऑलरेडी कि जो बच्चे नीट के हैं स्पेशली, ठीक है, वो मतलब इनका नहीं हो रहा है तो उनको पता ही नहीं है अभी और क्या ऑप्शन है, कितने ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। राइट। मेडिकल फील्ड में बहुत अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत ऑप्शन। और हाँ, अब सबके पास स्मार्टफ़ोन है, बहुत कुछ है। अब तो इवन एआई है, राइट? एआई, चैट जीपीटी, ढेर सारी चीज़ें। तो स्टिल अगर मतलब एक वो लाइव जो एग्जांपल चाहिए होता है ना, कि जो एक सामने से आके एक राइट, पर्सन बता रहा है। अभी कोई नई फील्ड होती है, अगर मुझे कभी किसी नए कंट्री के बारे में चैट जीपीटी पता चल जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो चीज आपकी जिंदगी से रिलेटेड है ना, आपके 50-60 लाख के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो आपको एक सामने लाइव एग्जांपल चाहिए होता है। तो आई थिंक इस सब चीज की अभी कमी है एंड दैट नीड्स टू कम बी एड्रेस्ड। एंड ये तो बहुत अच्छा और यूजफुल चीज़ बताया आपने एट द एंड ऑफ द वीडियो में। बट मैं लास्टली फिर भी उन बच्चों को स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा ये कंसर्न है
ठीक है, मैंने अपने आँख से देखा है ये चीज़। मैं भी 1 साल एक ऐसे कोचिंग सेंटर में पढ़ी हूँ जो मेरे शहर में था, वो ना किसी एलन या कोटा का ब्रांच नहीं था, सिर्फ शहर के था। 30-40 हज़ार रुपए की उसका साल भर का फीस था। उसमें बहुत रिपीटर बच्चे आते हैं और सब ऐसे गाँव देहात से आते हैं। 30-40 पूरा दिन उनका निकल जाता है सिर्फ आने जाने में, ठीक है। तो ऐसे घर के फैमिली का कोई ज़्यादा इनकम भी नहीं रहता है। अब ये लोग पूरा अभी उस पर चल रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहे हैं। 3-4 साल के बाद इनका जो हालत होने वाला है ना, इनको खुद भी आइडिया नहीं है। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी ये सिचुएशन है, और आपने भी ये देखा होगा, मैंने भी ये देखा होगा, क्योंकि हम दोनों ही सेम टाइप के एरिया से आते हैं। तो नाउ टू दोज पीपल जिनके फैमिली के पास एक बैकग्राउंड नहीं है वो फाइनेंशियल, उनको व्हाट यू वांट टू से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सिर्फ इसमें 3 साल लगे, 4 साल लगे रहना चाहिए, कि साइड बाय साइड भी कुछ करते रहना चाहिए। भाई डिग्री नहीं है अगर आपके पास, मैं जब ड्रॉप ले रही थी, मैं चाह रही थी कि आई वांटेड टू गो फॉर, मतलब मैं साइड बाय साइड फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मैं सोच रही थी मैं कुछ बैंकिंग का कर लूँ, पर मेरे को रियलाइज हुआ भाई मेरे पास बैचलर का डिग्री ही नहीं है अभी किसी चीज़ का, बस 12th पास हूँ मैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से कि मैंडेटरी है भाई कि तुम्हारी फैमिली का अगर बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल, प्लीज़ कुछ सोच के करो, ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल ही नहीं रह सकते। और अगर आप 3-4 साल लगा रहे हो तो इसमें बेटर ये है कि साइड से आप कोई बैचलर्स वगैरह की डिग्री ले लो। अगर नॉन अटेंडिंग में हो रहा है या डिस्टेंस कोर्स हो रहा है, तो आपके पास ना एक ऑप्शन वहाँ से खुल जाएगा कि आप ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री ले रखे होगे। आप अगर इतना बहुत सारे मेहनत इस फील्ड एग्जाम्स में में कर अप्लाई चुके कर हो ना, सकते हैं आप, जैसे कि बैंकिंग के बहुत एग्जाम सारे में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर के लिए आप अप्लाई कर बैंकिंग है, सकते हैं। एसएससी है, बहुत कुछ है, हम्म। बहुत कुछ है तो इसके बाद। तो आप साइड बाय साइड आप एक ऑप्शन रख सकते हो और उसको, अगर स्किल आपकी कुछ फैमिली सीखिए, की कंडीशन एज वेल एज कोई स्किल नहीं है। सीखिए, क्योंकि डिग्री तो आपको मौका देती है कि डिग्री का वैल्यू बस यही है, बीएससी एमएससी का आपको एक मौका मिलेगा कि जाके आप कोई एग्जाम वगैरह लिखिए, पर यार स्किल आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें पढ़ाने नहीं आता, अगर तुम्हें एडिटिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता भाई, तब तो फिर तुम मतलब यूजलेस ही हो आज के समय में। तो वो तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दिस सेगमेंट, ये जो मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है भाई कि तुम एमबीबीएस अब्रॉड भेज सको या कोई भी और चीज़ मतलब पैसा लगा के कर सको, और वो सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं कि नीट में कुछ निकल गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे लोगों की बात है कि भाई तुम आँख खोल के सपना देखो पर आँख खोल के देखो। से एंड व्हाट यू वांट टू से लास्टली टू द जूनियर्स दैट आर कमिंग, जो जूनियर्स हैं आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में भी आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, व्हाट टू दोस पीपल यू वांट टू से? कान पकड़ के खींचना पड़ेगा थोड़ा। भाई जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि थोड़ा-थोड़ा करके रोज पढ़ने की कोशिश करो। थोड़ा ही, अगर 1 घंटे हो रहा है 1 घंटे ही पढ़ो, आधे घंटे हो रहा है आधे घंटे ही पढ़ो, बट थोड़ा-थोड़ा करके रोज पढ़ो। ये नहीं कि आज बुक खोला तो फिर अगला बुक 2 महीने बाद खोल रहे हैं, वैसा नहीं है। और बुक भी पढ़ लो, मतलब कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, बहुत चीज़ें अच्छी है, वीडियोज़ हैं, ये है, वो है, बट एटलीस्ट बुक भी खोलो, बहुत बहुत यूज़फुल है वो चीज़ भी। एनीथिंग लास्टली यू वांट टू से फॉर द पेनल्टीमेट ईयर वाले या अभी जो देने वाले हैं एग्जाम, उनको कुछ कहना चाहते हैं लास्टली? लास्ट ईयर वालों के लिए तो मेरा यही एडवाइस है कि भाई एटलीस्ट पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में 1 या 2 सब्जेक्ट्स करके ही आना इसमें, राइट? पैरा क्लिनिकल में या तो फार्मा, पैथो, ये 2 सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से किसी एक को करके ही आना, और क्लिनिकल में फाइनल ईयर का तो जो चल रहा है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? और अगर क्लिनिकल में कुछ कर सकते हो तो ईएनटी या ऑप्थेल, इन दोनों में से कोई एक करके आना। तो अगर कर पाओ, टाइम है तो, बट पैरा क्लिनिकल में पैथो और फार्मा कोशिश करो कि हो जाए आने से पहले। ग्रेट, आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल वीडियो, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, एंड आई एम सो श्योर कि आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर अनुकूल कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूबल पॉइंट्स दिया, वो सब बहुत बेनिफिशियल था। एंड टू एवरीबडी, प्लीज गो एंड फॉलो डॉक्टर अनुकूल ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू डोंट फाइंड हिम, यू कैन जस्ट गो एंड चेक माय फॉलो लिस्ट एंड यू कैन फाइंड हिम देयर। हे गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाले हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे एमबीबीएस के फील्ड में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं जो आपके साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ऑप्शंस शेयर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज शेयर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी यूजफुल चैनल फॉर यू, एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी informative and useful videos for you. So do not forget to subscribe to the channel, press the bell icon,
एंड वी विल मीट यू इन द अपकमिंग वीडियोज़. एंड कोई भी डाउट हो, कॉमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉमेंट्स में लिख देना एंड वी विल कम अप विद द solution that is going to be very helpful for you. So thank you so much for watching. I love you guys and मिलते हैं next informative video के साथ.